EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन की क्रिया। जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है वह बताता है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में इनटेक होता है ऑक्सीजन का, अर्थात ऑक्सीजन भीतर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दी जाती है। इस क्रिया में जो डायाफ्राम होता है वह कॉन्ट्रैक्ट होता है तथा रिलैक्स होता है, अर्थात उसका संकुचन होता है और विस्तारण होता है, और उसी के माध्यम से जो श्वसन की क्रिया है अर्थात जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है वह परफॉर्म होता है। तो जो श्वसन की क्रिया है अर्थात जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे हमने ऑर्गन सिस्टम में देखा कई प्रकार के सिस्टम होते हैं, ऐसे यहाँ पर जो नेज़ल कैविटी है वहाँ से लेकर लंग्स तक जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम को कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अर्थात श्वसन की क्रिया को परफॉर्म करने के लिए जितने भी ऑर्गन्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे लंग्स हैं, नेज़ल कैविटी है, ये सारी की सारी ऑर्गन्स कहलाएंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो श्वसन की क्रिया होती है वो दो भागों में विभाजित होती है। जैसे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में दो चीज़ें आएंगी। फर्स्ट आएगा टेकिंग इन ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन जो है वह भीतर ली जाती है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि यह सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक होता है कि जितने भी सेल्स हैं उनमें श्वसन की क्रिया होगी तो ऑक्सीजन जो है वह फूड के साथ कंबाइन होगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, अर्थात जो अन्य प्रोसेसेस हैं उनके लिए ऊर्जा प्राप्त होगी। ऐसे ही गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात जो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको देने की जो क्रिया होती है वह भी इसी में होती है। तो रेस्पिरेशन 2 प्रोसेस होती है। एक तो टेकिंग इन ऑक्सीजन, इस टेकिंग इन ऑक्सीजन को कहा जाता है इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। ऐसे ही जो गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको कहा जाता है एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। तो दो प्रक्रियाएं होती है रेस्पिरेशन में, एक तो इनहेलेशन और ऐसे ही एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में ऑक्सीजन भीतर ली जाती है और एक्सहेलेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह बाहर दी जाती है। अब जो रेस्पिरेशन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे ही व्हाट आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स, इसके जितनी भी संरचना है उसमें क्या फीचर्स होते हैं, ऐसे ही व्हाट आर देयर फंक्शंस की जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है। तो नोज से लेकर अर्थात जो ऑक्सीजन ली जा रही है या कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है तो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में नोज़ के थ्रू ली जाती है, अर्थात पूरी नेज़ल कैविटी के थ्रू। कई बार हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स में या किन्हीं अन्य कारणों से जो ऑक्सीजन ली जा रही है या कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है वह माउथ के थ्रू ली जाए। तो माउथ और नोज से मिला लेकर जितनी भी ऑक्सीजन जा रही है वह एक निर्धारित ट्रैक से जाकर लंग्स तक अर्थात फेफड़ों तक पहुंचती है और उसके पश्चात ही ऑक्सीजन जो है वह ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है। इस रेस्पिरेशन की क्रिया के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे प्रेशर या दाब पर आधारित यह क्रिया होती है। तो इस प्रेशर या दाब के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के प्रेशर्स होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के टर्म्स जैसे इंट्रा प्लूरल स्पेस, ये कहलाता है विस्केरल तथा पैरिएटल प्लूरे के मध्य की जितनी भी स्पेस होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थात जो बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है या दाब है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ मरकरी। ऐसे ही इंट्रा प्लूरल प्रेशर 756 mm ऑफ Hg, और एक होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी शब्द जहाँ पर आ गया उसका अर्थ है लंग्स से रिलेटेड या फेफड़ों से संबंधित। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो फेफड़ों के मध्य में प्रेशर होता है या दाब होता है, इसकी वेरिएबल वैल्यू रहती है, यह भी mm ऑफ Hg के रहती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक होता है और इंट्रा प्लूरल प्रेशर कम होता है, तो उस स्थिति में जो ऑक्सीजन गैस है वह भीतर ली जाती है, क्योंकि जो एयर है वह फ्लो करती है हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर। ऐसे ही जब भीतर जो प्रेशर होता है वह बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो जाता है, तो उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह बाहर दी जाती है। तो इस प्रकार इनहेलेशन तथा एक्सहेलेशन की प्रक्रियाएं होती हैं। जो प्रेशर्स हैं वो विभिन्न कैविटीज़ के लिए परिभाषित किए जाते हैं। तो ऐसे ही थोरैसिक वॉल के लिए ये होती है थोरैसिक वॉल, ऐसे ये पेरिएटल प्लूरल, ये प्लूरल कैविटी, ये जो इसका मध्य का भाग है, ऐसे ही विस्केरल प्लूरा,
तो इन दोनों के मध्य में जो प्रेशर होता है, जो लंग्स के मध्य प्रेशर होता है, वह तो कहलाता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो ये होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ऐसे ही जो प्लूरल कैविटीज़ के मध्य में प्रेशर होता है उसको कहा जाता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो इस प्रेशर के इंक्रीज तथा डिक्रीज होने पर ही इन्हेलेशन तथा एक्सहेलेशन की क्रियाएं होती हैं। उसके बाद श्वसन तंत्र के कार्य, श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसके मुख्य कार्य जैसे गैस एक्सचेंज के लिए अर्थात ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना, ऐसे ही एसिड बेस बैलेंस के लिए कि ह्यूमन बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वाटर के साथ कंबाइन होकर H2CO3 बनाती है अर्थात H+ और HCO3-, तो जो एसिड बेस बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए। ऐसे ही पल्मोनरी डिफेंस में अर्थात जो फेफड़े हैं उनके बचाव के लिए, और ऐसे ही कुछ बायो एक्टिव मटीरियल्स की हैंडलिंग में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है। तो जितना भी इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन होता है इसका जो प्रिंसिपल या सिद्धांत रहता है वह रहता है प्रेशर का जितना भी डिफरेंस है, तो प्रेशर जो है वह इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज होती है और उसी से यह क्रिया होती है। तो इसका जो प्रिंसिपल या सिद्धांत रहता है वह रहता है कि यह बोयल्स लॉ पर आधारित है अर्थात दाब पर आधारित है। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, ऐसे ही जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उस समय प्रेशर का मान जो है वह डिक्रीज हो जाता है। लंग्स नॉर्मली चेस्ट वॉल के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। जब एक्सपैंड करते हैं अर्थात फेफड़े जो हैं वह डायाफ्राम के कारण एक्सपैंड करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अर्थात उनका विस्तारण होगा या फिर संकुचन होगा, उसी के आधार पर जो थोरैसिक कैविटी है उससे रिलेटेड जो मसल्स या मांसपेशियां होती हैं उनमें संकुचन तथा विस्तारण के कारण यह श्वसन की क्रिया उत्पन्न होती है। उसके बाद जितने भी प्रेशर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनको कहा जाता है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो होती है वह 21% होती है एटमॉस्फेयर में। ऐसे ही 760 mm ऑफ Hg इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 160 mm ऑफ Hg। यह पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% रहती है लगभग एटमॉस्फेयर में, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर इसकी वैल्यू आ जाती है उसकी वैल्यू आती है 0.3 mm ऑफ Hg। इन पार्शियल प्रेशर्स के अकॉर्डिंग ही जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिया जाता है और ऐसे ही कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वह दिया जाता है। जो प्रोसेस रहता है ब्रीदिंग का, तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में दो चीज़ें होंगी, एक तो इंस्पिरेशन या इनहेलेशन ऑक्सीजन भीतर लेने की क्रिया, और एक्सपिरेशन या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने की क्रिया। अब अगर इन दोनों क्रियाओं को प्रेशर या के आधार पे देखें अर्थात दाब के आधार पे कि बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे वर्क होता है, तो इसमें जो इंस्पिरेशन की क्रिया है उसमें लंग का वॉल्यूम जो है वह बढ़ जाता है या इंक्रीज़ हो जाता है। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के साथ ही जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात व्युत्क्रम समानुपाती होने के कारण जो प्रेशर है वह कम हो जाता है। तो इस बोयल सिद्धांत के अनुसार जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। तो देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अर्थात जो फेफड़ों के मध्य में प्रेशर होता है वह प्रेशर या दाब जो है वह कम हो जाता है, और उसकी वैल्यू या उसका मान किसके रिस्पेक्ट में कम होता है, किसके सापेक्ष कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है 760 mm ऑफ Hg और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो रहता है वह लगभग रहता है 756 mm ऑफ Hg। तो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है उसकी वैल्यू जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अर्थात जो बाहर का दाब होता है उससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इस वैल्यू कम होने के कारण क्या होता है, जो हाई प्रेशर है अर्थात जो हाई प्रेशर रहेगा वह रहेगा आउटसाइड और लंग्स के भीतर रहेगा कम प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर ऑक्सीजन जो है उसका इनटेक होता है कि ऑक्सीजन जो है अर्थात जो एयर है वह गोज इन और इंस्पिरेशन की क्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद एक्सपिरेशन में लंग्स का वॉल्यूम जो है वह डिक्रीज़ होता है। वॉल्यूम डिक्रीज़ होने के कारण जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वह इंक्रीज़ हो जाता है, वही रिवर्स प्रोसेस चलेगा इंस्पिरेशन का। तो एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन में लंग्स का वॉल्यूम हो जाता है कम, जिससे कि प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर लंग्स में इंक्रीज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो जाता है अर्थात 760 mm ऑफ Hg से अधिक हो जाता है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लगभग 762 mm Hg हो जाता है।
जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह भीतर से अर्थात ह्यूमन बॉडी से बाहर दी जाती है। तो इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एयर जो है वह गोज आउट, या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे दी जाती है। तो यह क्रिया होती है, एक तो इनहेलेशन और ऐसे ही एक्सहेलेशन। तो इसमें जो पूरा ट्रैक होता है अर्थात एयर एंटर करती है लंग्स को यहाँ माउथ के एरिया से, और माउथ से लेकर पूरा एक ट्रैक होता है जो इस एयर को पहुँचाता है फेफड़ों तक या लंग्स तक। ऐसे ही जब एयर एक्सपेल करती है तो फेफड़ों से या लंग्स से लेकर फिर से उसी ट्रैक के थ्रू एक्सहेल कर दी जाती है। जो विंड पाइप होता है उस विंड पाइप को कहा जाता है ट्रैकिया, और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए वह होता है लंग्स या फेफड़े। तो ब्रीदिंग इन की क्रिया और ऐसे ही ब्रीदिंग आउट की क्रिया। और डायाफ्राम डोम शेप्ड आकार का होता है जिसके ऊपर तथा नीचे होने से ऑक्सीजन जो है वह भीतर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दी जाती है। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर बनते हैं, अर्थात प्रेशर जो है कभी भीतर ज़्यादा होगा और कभी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा, वह पॉजिटिव प्रेशर। जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, वह नेगेटिव प्रेशर। लगभग 250 ml ऑक्सीजन का इनहेल किया जाता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के द्वारा, और 250 ml आउटहेल किया जाता है, एक्सहेल किया जाता है। जो बायोलॉजिकल एक्सचेंज होता है वह होता है लगभग 500 ml का। ऐसे ही जो लंग्स होते हैं उन लंग्स में जो लेफ्ट लंग होता है अर्थात जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं, जबकि राइट वाले लंग में 3 लोब्स होते हैं। दोनों उनका स्ट्रक्चर या संरचना डिफरेंट होती है। जो एयर का इनटेक होता है वह थ्रू नोज़ होता है, और नेज़ल कैविटी जो होती है वह नोज़ को थ्रोट से अर्थात नाक को गले से जोड़ती है। इस नेज़ल कैविटी के द्वारा ही जो एयर है वह एयर पैसेज के थ्रू लंग्स तक पहुंचती है। जितना भी एयर का इनटेक हो रहा है अर्थात जो ऑक्सीजन भीतर ली जा रही है, और ऐसे ही जितना भी आउटगोइंग एयर अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दी जा रही है, कुछ पेशेंट्स या रोगियों के लिए या कुछ अलग कंडीशंस में ऐसा पॉसिबल है कि कई बार जो जितना भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वह मुंह के द्वारा या माउथ के द्वारा किया जा रहा है। तो उस स्थिति में जो भी एयर ली जा रही है उसका जो ट्रैक है वह माउथ से लेकर लंग्स तक रहता है। तो इसमें ये रहते हैं राइट प्लूरल पेरिकार्डियल कैविटी, ऐसे राइट प्लूरल और लेफ्ट प्लूरल कैविटीज़, प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग, ऐसे एओर्टा, ईसोफेगस। उसके बाद जो रेस्पिरेशन के विभिन्न जितने भी इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं उन ऑर्गन्स और ट्रैक के अनुसार इसमें 2 जोन्स बनते हैं। जो इनिशियल जोन होता है उसको तो कहा जाता है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन जितनी भी एयर यहाँ तक पहुँचाई जा रही है अर्थात लंग्स तक, यहाँ तक का भाग होता है। और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन, अर्थात वह मेन जोन जहाँ पर रेस्पिरेशन की मुख्य क्रिया होती है। तो वो मुख्य भाग होता है ये लंग्स के भीतर जो एल्वियोली और एल्वियोलर डक्ट्स का भाग है। जो नेज़ल कैविटी है उस नेज़ल कैविटी से अर्थात नोज से एयर इनसाइड जाती है। ऐसे ही इसमें कुछ विभिन्न भाग आते हैं जैसे फेरिंग्स है, लैरिंग्स है। आगे हम एक एक पार्ट का फंक्शन और इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। फेरिंग्स है, लैरिंग्स है अर्थात वॉइस बॉक्स है। ऐसे जो विंड पाइप है उसको ट्रैकिया कहा जाता है। उसके बाद लंग्स में जाने से पहले यहाँ पर कुछ ब्रांचेस होती हैं जिनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकस। तो ये जो ब्रोंकस हैं ये एयर को एल्वियोली डक्ट्स तक पहुँचाते हैं। ऐसे ही 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग, और नीचे होती है एक प्लूरल कैविटी और डायाफ्राम। डायाफ्राम के ऊपर तथा नीचे जाने से ही सारी क्रिया होती है। ऐसे ही यहाँ पर एक और पार्ट होता है इस पूरे ट्रैक का जिसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस वॉल्व के खुलने तथा बंद होने से यह डिसाइड होता है कि जो एयर है वह फूड पाइप में नहीं जाए। और एक एक जितना भी भाग है उस भाग का फंक्शन हम देखेंगे आगे।
उसके बाद आता है 2 जोन्स होते हैं, एक तो कंडक्टिंग जोन और ऐसे एक रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन मुख्यतः है केवल उसका कार्य होता है कि लंग्स तक एयर को पहुंचाना अर्थात ऑक्सीजन को पहुंचाना और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना। रेस्पिरेटरी जोन में जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेशन का वह परफॉर्म होता है। इस रेस्पिरेटरी जोन में जो ऑक्सीजन है उसका डिफ्यूजन होता है जिससे कि वह प्लाज्मा तथा ब्लड सेल्स में एंटर करती है और फिर रक्त के द्वारा वह विभिन्न ऑर्गन्स तक तथा ब्लड में सप्लाई की जाती है जिससे कि सेलुलर रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में हो सके। तो कंडक्टिंग जोन में वह सारे स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं आती हैं जिनमें से एयर पास होती है बिफोर रीचिंग द रेस्पिरेटरी जोन, अर्थात रेस्पिरेशन या श्वसन की मुख्य क्रिया होने से पहले जितने भी भाग हमने देखे उनमें से जो एयर पास हो रही है वो पूरा जोन कहलाता है कंडक्टिंग जोन। इसमें आ जाता है हमारे पास माउथ, नोज, ऐसे ही फैरिंग्स, ग्लॉटिस अर्थात एपिग्लॉटिस, ऐसे ही लैरिंग्स, ट्रैकिया या विंड पाइप और ऐसे ही ब्रोंकाई। ये जितना भी भाग होता है अर्थात नोज से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक का ये कहलाता है कंडक्टिंग जोन। उसके बाद जो कंडक्टिंग जोन होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये जो भी एयर आ रही है उस एयर को फिल्टर करता है, उसको ह्यूमिडिफाई करता है जिससे कि उसमें थोड़ी सी नमी बनी रहे अर्थात वाटर वेपर का कंटेंट जो है वह बना रहे। तो नेज़ल कैविटी, फैरिंग्स, इन सब का कार्य होता है कि ये जितनी भी एयर आ रही है उसमें जो वाटर वेपर है या नमी है उसका कंटेंट बना रहे अर्थात वह सेचुरेटेड रहे वाटर वेपर के साथ। तो फिल्टर करता है और क्लीन करता है अर्थात जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करता है एयर से जिससे कि क्लीन एयर जो है वह फेफड़ों तक या लंग्स तक पहुंच सके। उसके बाद रेस्पिरेशन में जैसे नोज़ होती है तो इसमें कुछ ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं स्मेल के लिए। जो फैरिंग्स है वह माउथ तथा नोज़ को जोड़ने वाला भाग होता है। माउथ जो है वह विंड पाइप से कनेक्टेड रहता है, विंड पाइप को ट्रैकिया कहा जाता है। ये पैसेज देता है फूड तथा एयर के लिए। तो जो फैरिंग्स का पार्ट होता है वह डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात फूड से रिलेटेड और ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात एयर से रिलेटेड इन दोनों के लिए एक पैसेज वे होता है कि जो फूड है वह तो जाता है ईसोफेगस में और ऐसे ही जो एयर है वह जाती है विंड पाइप में। उसके बाद एपिग्लॉटिस वॉल्व। एपिग्लॉटिस वॉल्व जो होता है वह उसका मुख्य कार्य होता है फूड तथा एयर को सेपरेट करना। ये एक प्रकार का कार्टिलेज टिश्यू होता है। इस कार्टिलेज टिश्यू में यह एक प्रकार का कवर होता है अर्थात ये जो एपिग्लॉटिस वॉल्व होता है वह विंड पाइप को कवर करता है। जिस समय हम खाना खा रहे होते हैं अर्थात फूड को स्वॉलो कर रहे होते हैं उस समय जो फूड है उसको एयर पाइप में जाने से रोकने के लिए यह उस समय कुछ समय के लिए जो एयर पाइप है उसको बंद कर देता है। और जैसे ही हम फूड को स्वॉलो कर लेते हैं अर्थात उसके पश्चात ही जो एयर है वह विंड पाइप में जाती है। जो एयर है उसको पहुंचाने का अर्थात लंग्स तक पहुंचाने का मुख्य कार्य होता है विंड पाइप का। फूड के लिए फूड पाइप होता है जो स्टमक तक भोजन पहुंचाता है। ऐसे ही ये जो एपिग्लॉटिस वॉल्व होती है वो ओपन और क्लोज होती है ऑल्टरनेटली। और जितना भी इन्फेक्शन होता है अर्थात जो भी कफ या कोल्ड होता है वह इस भाग में इन्फेक्शन के कारण होता है अर्थात एपिग्लॉटिस वॉल्व में इन्फेक्शन के कारण। ऐसे ही कहते हैं कि जैसे खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए तो उस समय भी जिस समय क्योंकि इससे क्या होता है जो फूड पाइप होता है और विंड पाइप होता है उन दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो लंग्स हैं उसमें फूड नहीं जाना चाहिए। तो उस समय जो एपिग्लॉटिस वॉल्व होती है वह एक प्रकार का कवर प्रदान करती है। उसके बाद रेस्पिरेशन में जो लैरिंग्स है वह वोकल कॉर्ड कहलाता है। एयर पार्टिकल्स में जितनी भी कंपन होती है उससे फोनेशन अर्थात जो ध्वनि है वह उत्पन्न करने वाला भाग होता है लैरिंग्स। विंड पाइप थ्रोट को लंग्स से कनेक्ट करता है, एयर को पैसेज देता है, पाथ देता है।
रास्ता देता है। ऐसे ही ब्रोंकाई जो है वह दोनों लंग्स को जोड़ता है, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उनको ब्रोंकोई कहते हैं। तो जो कंडक्टिंग जोन होता है वह ब्रोंकियो तक का जितना भी भाग होता है वह होता है कंडक्टिंग जोन। उसका कार्य केवल जितनी भी एयर है उसको क्लीन करने का, फिल्टर करने का तथा लंग्स तक पहुंचाने का होता है। उसके बाद जो एल्वियोली सैक्स हैं ये फेफड़ों में एक स्मॉल बैग्स होते हैं, इनमें होती है पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। इन पल्मोनरी आर्टरीज तथा वेन्स के द्वारा ही ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वह लंग्स से लेकर हार्ट तक या हृदय तक होता है। उसके बाद आता है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी लंग्स के चारों ओर एक क्लोज्ड फ्लेक्सिबल बैग होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही डायाफ्राम थोरैसिक कैविटी के नीचे एक डोम शेप्ड फ्लेक्सिबल कवर होता है जो एयर के प्रेशर के कारण ऊपर उठता है या फिर रेस्ट की पोजीशन में रहता है, जिसके अनुसार रेस्पिरेशन की पूरी क्रिया होती है। जब ये पुल डाउन हो जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर जो है वह कम हो जाता है। उस नेगेटिव प्रेशर अर्थात प्रेशर के डिक्रीज होने के कारण ही ऑक्सीजन जो है वह लंग्स में एंटर करती है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक होता है, इसके कारण ही ऑक्सीजन लंग्स में एंटर करती है या प्रवेश करती है। तो ये है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक। इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में अपर एयरवेज हैं जैसे फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ईसोफेगस है, ट्रैकिया है, कार्टिलेज रिंग्स हैं। उसके बाद आ जाता है जितना भी ब्रोंकाई और एल्वियोलर डक्ट्स वाला भाग है। फिर रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है, जो जितना भी गैस का एक्सचेंज है बिटवीन एयर एंड ब्लड वह होता है इस भाग में। अर्थात जो ऑक्सीजन है वह ब्लड सेल्स और ऐसे ही प्लाज्मा में डिफ्यूज़ होती है। यह कार्य किया जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के द्वारा, एल्वियोलर डक्ट्स के द्वारा, एल्वियोलर सैक्स के द्वारा और ऐसी एल्वियोली के द्वारा। तो जितना भी रेस्पिरेशन का मुख्य कार्य होता है, क्योंकि लंग्स में जब ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसी के पश्चात वह हार्ट में दी जाती है, अर्थात जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह हृदय में एंटर करता है और फिर हृदय उसको पंप करता है एंटायर अदर ऑर्गेन्स तक। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड है उसका पूरा कार्य होता है इस रेस्पिरेटरी जोन का। तो जो ब्लड है वह लंग्स में से ऑक्सीजन प्राप्त करके ही उसको अदर ऑर्गेन्स तक सर्कुलेट करता है। तो ये है रेस्पिरेटरी जोन। इसमें एल्वियोलर सैक्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं। तो जो ब्रांचेस हैं वह होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और उसके पश्चात है एल्वियोलर सैक्स और एल्वियोली। ये है एल्वियोलर कैपिलरी इंटरफेस। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड है टू हार्ट। ऐसे ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आ रहा है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस लंग्स से लेकर हार्ट की ओर जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर पल्मोनरी आर्टियोल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, पल्मोनरी वेन्यूल्स होती हैं अर्थात वेन्स और आर्टरीज होती हैं जिनके माध्यम से रक्त जो है वह प्रवाहित होता है। जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कहा जाता है कैपिलरीज। तो ये होता है पूरा कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और ऐसे एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक्स। एल्वियोलर सैक्स का अर्थ है बहुत सारे एल्वियोलीज जो होते हैं वो कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं एल्वियोलर सैक और फिर इसके थ्रू जितना भी डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन है वह ब्लड में होता है। ये है एल्वियोली अंडर माइक्रोस्कोप की माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो एल्वियोली कुछ इस प्रकार के होते हैं। हायर मैग्निफिकेशन में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये होती है इस पे कैपिलरीज। ये होता है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एल्वियोलीज का। तो इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिनके द्वारा ये एल्वियोली जो है एक सैक अर्थात एक बोरी के स्ट्रक्चर के प्रकार से बंधे हुए रहते हैं। इसमें कैपिलरीज होती हैं जिसके द्वारा ऑक्सीजन जो है वह विभिन्न कैपिलरीज में ब्लड सेल्स में पहुंचाई जाती है, ब्लड वेसल्स में पहुंचाई जाती है।
उसके बाद जितना भी कंट्रोल होता है रेस्पिरेशन का, अर्थात जो ये श्वसन की क्रिया होती है उसका नियंत्रण जो होता है वह होता है मेडुलरी इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स के द्वारा, जो ह्यूमन बॉडी में ब्रीदिंग को या श्वसन को नियंत्रित करते हैं। लंग्स में अर्थात फेफड़ों में भी कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो इस इंस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हम कभी भी मतलब एक ठीक है, एक तो फोर्स्ड ब्रीदिंग है कि जहाँ पर हम फोर्सफुली ऑक्सीजन भीतर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, पर एज सच ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जितना भी नियंत्रण है वह इन न्यूरॉन्स के द्वारा किया जाता है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो ब्रेन है वो मेन कंट्रोल सेंटर है, तो उसमें जो मेडुला वाला पार्ट है वह कंट्रोल करता है इस ब्रीदिंग की पूरी प्रोसेस को। तो इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला के कंट्रोल्स रहते हैं, अर्थात नर्व्स जो हैं वे कनेक्टेड रहती हैं, जिसके द्वारा कितनी ऑक्सीजन हमें लेनी है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड देनी है इसका पूरा नियंत्रण रहता है। तो ये है इंटरकॉस्टल मसल्स, डायाफ्राम जो इन्वॉल्व है इंस्पिरेशन में और ऐसे एक्सपिरेशन में। तो इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं इस भाग को मेडुला वाले पार्ट से। मेडुला वाला जो पार्ट है वह कंट्रोल करता है इस पूरी रेस्पिरेशन की क्रिया को। तो इन मसल्स की सहायता से ही ऑक्सीजन लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड देना उसका पूरा नियंत्रण किया जाता है। ये जितनी भी नर्व्स होती हैं वे डायाफ्राम से और ऐसे ही जितने भी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। उसी के माध्यम से डायाफ्राम जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है या अपवर्ड मूवमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी एक्सचेंज है वह पूरा हो पाता है। थैंक यू।